हेलो गाइस, दिस इज भूषण गायकवाड़। अगेन आप सभी का स्वागत है फिर एक बार इस नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, इस लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कशन किया था रेस्पिरेशन के बारे में। रेस्पिरेशन में हमने एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन को डिस्कस किया था। ठीक है, उसमें हमने एनारोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीटली डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा था कि ग्लाइकोलिसिस जो है वो सबसे पहला स्टेप होता है। और ग्लाइकोलिसिस में हम देखते हैं कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है पाइरुवेट के दो मॉलिक्यूल में। ठीक है, पाइरुवेट के दो मॉलिक्यूल आइदर आगे अल्कोहल फर्मेंटेशन करके इथेनॉल बना देते हैं, जिसमें तीन स्टेप होते हैं। पहला ग्लाइकोलिसिस, दूसरा आपका डीकार्बोक्सिलेशन और तीसरा रिडक्शन। या तो फिर वो हमारे मसल में लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारे मसल में जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो ये पाइरुवेट के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो क्रेब साइकिल या ईटीएस में जाने के बजाय, मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन करने के बजाय, वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करते हैं, मतलब लैक्टिक एसिड को बनाते हैं। और लैक्टिक एसिड बनने में पहला प्रोसेस ग्लाइकोलिसिस होता है, दो पाइरुवेट बनते हैं और फिर सीधा सीधा लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन हो जाता है। ठीक है, तो रिडक्शन होता है बेसिकली। तो ग्लाइकोलिसिस और रिडक्शन दो ही इवेंट होते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में। और इथिल अल्कोहल फॉर्मेशन में हम देखते हैं कि पहला ग्लाइकोलिसिस, दूसरा डीकार्बोक्सिलेशन और तीसरा प्रोसेस होता है रिडक्शन। ठीक है, तो यहां तक हमने डिस्कशन किया था एनारोबिक के बारे में। फिर हमने एरोबिक रेस्पिरेशन का डिस्कशन किया था, जो कि हमने देखा था पहले तो साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लाइकोलिसिस होता है जो कि कॉमन है, और दो पाइरुवेट के जो मॉलिक्यूल बनते हैं वो देन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मूव करते हैं। तो पहले ये लिंक रिएक्शन फॉलो करते हैं और लिंक रिएक्शन के बाद क्रेब्स साइकिल फॉलो करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने ये पूरी की पूरी क्रेब्स साइकिल डिस्कस की थी। इसमें कुछ मिस्टेक्स है वो भी मैंने आपको क्लियर आउट करे थे। ठीक है, तो आपने अगर वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज पहले वो वीडियो लेक्चर देखिए और फिर इस लेक्चर को कंटिन्यू कीजिए। हमारा इन दो लेक्चर में ये लेसन पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम डिस्कशन आगे करने वाले हैं कि क्रेब साइकिल भी हमने डिस्कस किया था। क्रेब साइकिल के साथ हमने ये भी डिस्कशन किया था कि किस तरीके से एटीपी का जनरेशन होता है, कितने NADH2, कितने FADH2 बनते हैं और कितने सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से एटीपी हमको मिलते हैं। तो टोटल एक ग्लूकोज से हमको अराउंड 38 एटीपी मिलते हैं। ठीक है, इसी कैलकुलेशन से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 10 ग्लूकोज से कितने मिलते हैं, तो आप बोलोगे 380 एटीपी मिलते हैं ना। और SLP से कितने मिलते हैं, तो 6 एटीपी मिलते हैं। बाकी NADH2 से कितने मिलते हैं, तो 30 एटीपी मिलते हैं। FADH2 से टोटल 4 एटीपी मिलते हैं। एक क्रेब साइकिल में 12 एटीपी मिलते हैं। दो क्रेब साइकिल में 24 एटीपी मिलते हैं। तो आपको ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं और आपको इन क्वेश्चंस के आंसर पेपर में आप कर सकते हो। अगर आपके ये जो ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन और क्रेब साइकिल से मिलने वाले एटीपी के कंसेप्ट आपके क्लियर है तो आप डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चन के आंसर कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमको डिस्कस करना है कि क्रेब साइकिल के आगे के जो डिस्कशन है। तो क्रेब साइकिल को यहाँ पे बोला है एक एम्फीबोलिक पाथवे, या पूरे रेस्पिरेशन को बोल सकते हैं हम एक एम्फीबोलिक पाथवे। एम्फीबोलिक का मतलब क्या है कि हमें रेस्पिरेशन को, वैसे तो हम कैटाबोलिज्म कंसीडर करते हैं कि रेस्पिरेशन में जनरली ग्लूकोज और बाकी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जैसे फैटी एसिड, प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है और अल्टीमेट एनर्जी रिलीज करता है ना। बट हम क्या देखते हैं कि जो रेस्पिरेशन है वो सिर्फ एक कैटाबोलिक रिएक्शन नहीं है, बल्कि ये एक एनाबोलिक प्रोसेस भी है, जहां पे हमारी बॉडी में जब जिस चीज की जरूरत होती है वैसे वो चीज रेस्पिरेशन के पाथवे से तैयार भी होती है। जैसे आप यहाँ पे ऊपर आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक आपको एक एसिड मिलता है 5 कार्बन का, और वन एंड ओनली एसिड जो कि 5 कार्बन का होता है, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। ये जो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड है, ये आगे जाके आप इसमें अमीनेशन कर दो यानी NH2 ग्रुप को ऐड कर दो तो ये ग्लूटामिक एसिड बन जाता है। ठीक है, और ग्लूटामिक एसिड का ये अमीनो एसिड आप आगे किसी और पाइरुवेट को आप ट्रांसफर करते हो तो एलिनीन बन जाता है। ठीक है, अगर यही आप ऑक्सैलो एसिडिक एसिड को ट्रांसफर करते हो, ये जो ऊपर है, ठीक है, ये ऑक्सैलो एसिडिक एसिड, इसमें आप अमीनेशन करते हो तो एस्पार्टिक एसिड बन जाता है। तो आप ऐसे बोलते हो कि आपको जब जिस अमीनो एसिड की जरूरत है तो ये अमीनो एसिड भी इसी क्रेब साइकिल से बनते हैं। मान लो मुझे एनर्जी की जरूरत कम है और मुझे अमीनो एसिड की जरूरत ज्यादा है, तो मेरी बॉडी क्या करेगी, पहले ग्लूकोज से पाइरुवेट बनाएगी, पाइरुवेट से लिंक रिएक्शन कराएगी, फिर लिंक रिएक्शन के बाद क्रेब साइकिल कराएगी और क्रेब साइकिल में ये अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर दी। मतलब आगे की साइकिल कंटिन्यू नहीं होगी, सीधा अमीनो एसिड बन जाएगा। तो आप बोलोगे कि सिर्फ और सिर्फ कैटाबॉलिक नहीं, तो यहाँ पे कुछ एनाबॉलिक रिएक्शन भी हो रही है, कुछ सिंथेसाइज भी हो रहा है, जैसे अमीनो एसिड सिंथेसाइज हो रहा है। ठीक है, दब वी डिस्क्राइब एरोबिक रेस्पिरेशन एज अ कैटाबोलिक प्रोसेस, है ना। तो हम देखते हैं कि ये जो रेस्पिरेशन है इसको सिर्फ कैटाबोलिक पाथवे के नाम से ही हम जानते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सारे केसेस है क्रेब साइकिल के जहां पे बहुत सारी रिएक्शन होती है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन में। ठीक है, जैसे कि एसिटिल कोयल लीड करता है एनर्जी प्रोडक्शन में वगैरह वगैरह, CO2 रिलीज में।
तो ये तो हमको पता है कि क्रेब्स साइकिल में भी ऑक्सीडेशन यानी ब्रेक डाउन होता है, बट क्रेब्स साइकिल के बहुत सारे कंपाउंड जैसे एसिटिल कोए जो है, एसिटिल कोएंजाइम ए, ये हमें फैटी एसिड दे देता है, ठीक है। अल्फा कीटोग्लूटारेट और ऑक्सैलो एसीटेट ये हमें कुछ अमीनो एसिड बनाने में हेल्प करते हैं, जैसे ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड। देखो यहाँ पे बोला है पहले बार किसके बारे में, एसिटिल कोए के बारे में। तो एसिटिल कोए के बारे में आपको यहाँ पे ये बोला है कि फैटी एसिड बनाता है, ठीक है। फिर अल्फा कीटोग्लूटारेट ग्लूटामिक एसिड बनाता है, ऑक्सैलो एसीटेट जो है वो एस्पार्टिक एसिड बनाता है। तो आपको जिस तरीके का प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है बॉडी में, उस तरीके से आपकी क्रेब्स साइकिल कंटिन्यू होती है। इसीलिए इसको आप क्या बोलते हो, इसीलिए इसको आप एम्फीबोलिक पाथवे बोलते हो। क्या बोलते हो, एम्फीबोलिक पाथवे। एम्फी का मतलब है बोथ, कैटाबोलिक एंड एनाबोलिक। एम्फी का मतलब होता है बोथ, दैट इज बोलिक, बोलिक यानी कैटाबोलिक और एनाबोलिक। तो हम क्या समझते हैं कि रेस्पिरेशन एक एम्फीबोलिक पाथवे है, जहां पे अगर आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो स्टेप वाइज ब्रेक डाउन होते रहेगा, लेकिन अगर बीच में ही कहीं आपको अमीनो एसिड की, फैटी एसिड की जरूरत पड़ती है तो डेफिनेटली वो उसी रास्ते से कंटिन्यू होकर अमीनो एसिड बना लेगा, फैटी एसिड बना लेगा, ठीक है। तो एक ये एनाबोलिक कैटाबोलिक दोनों प्रोसेस है। आगे का डिस्कशन करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। तो कल हमने बोला था कि हमें कुछ NADH2 और FADH2 नाम के कंपाउंड मिल रहे हैं। अब ये कंपाउंड से हम बोलते हैं एक NADH2 से हमने बोला था 3 ATP मिलते हैं, ठीक है। एक NADH2 से 3 ATP मिलते हैं और एक FADH2 से हमको 2 ATP मिलते हैं, करेक्ट है। ये हमने डिस्कशन किया था। तो अभी इसी का आंसर ढूंढना है हमें कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता क्या है। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ही हम दूसरे नाम से ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी जानते हैं। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और एक नाम होता है इसका टर्मिनल ऑक्सीडेशन। तो 3 नाम होते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ETS एंड टर्मिनल ऑक्सीडेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन इलेक्ट्रॉन कैरियर टू अनदर इलेक्ट्रॉन कैरियर। और जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं एक इलेक्ट्रॉन कैरियर से दूसरे इलेक्ट्रॉन कैरियर में, तो यहाँ पे जनरेशन होता है ATP का। देखो यहाँ पे आपको ये नीचे एक डायग्राम दिख रही होगी आपके बुक में। तो यहाँ पे ये कुछ इलेक्ट्रॉन के कैरियर है, जहां एक इलेक्ट्रॉन कैरियर से दूसरे से तीसरे से चौथे कैरियर पे जाते हैं इलेक्ट्रॉन, और आपके बेसिकली यहाँ पे ATP का जनरेशन होता है। चलो कैसे होता है वो डिस्कस करेंगे हम अभी। तो यहाँ पे आपको देखते हैं दिस कैरियर एंड एंजाइम आर अरेंज ऑन अ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो ये जो प्रोसेस होती है ETS की, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे होती है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन के सारे कैरियर है ये माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे लोकेटेड है। तो आपको पता होगा माइटोकॉन्ड्रिया का अगर डायग्राम आपको नहीं याद तो वो भी हम डिस्कस कर लेते। देखो हमने बोला था माइटोकॉन्ड्रिया में ये एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया में एक इनर मेम्ब्रेन होती है, ये वाली जिसपे ऐसे क्रिस्टा होते हैं, क्रिस्टा, ठीक है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर इनर मेम्ब्रेन है। ये जो इनर मेम्ब्रेन है ना, इस पे ये सारे एंजाइम और इलेक्ट्रॉन के कैरियर लोकेटेड होते हैं, जो कि आपका बेसिकली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कराते हैं। तो ये जो आप देख रहे होंगे ये ऑल दिस कॉम्प्लेक्सेस या ये सारे के सारे जो कैरियर है, ये सारे कैरियर जो है, ये कैरियर ये सब इनर मेम्ब्रेन पे। तो ये आपकी इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, ठीक है। ये आपका मैट्रिक्स है अंदर के साइड में, ये आपका इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। वो हम आगे डायग्राम अलग से ड्रॉ करेंगे क्योंकि इस डायग्राम में उतनी क्लियरिटी नहीं है। आगे का डिस्कशन हम करते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कुछ कॉम्प्लेक्सेस यूज होते हैं, जिनको हम कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3, 4 और 5 के नाम से जानते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक कोएंजाइम यूज होता है जिसको कोएंजाइम Q या यूबिक्विनोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूबिक्विनोन। आगे जाके इसका रिडक्शन यूबिक्विनॉल में होता है, तो वो भी हम देखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे FADH2 का भी ऑक्सीडेशन होता है, NADH2 का भी ऑक्सीडेशन होता है और ATP जनरेशन होता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। तो हमें क्या दिखता है यहाँ पे, ये जो पूरा प्रोसेस है यहाँ पे कुछ कॉम्प्लेक्सेस यूज होते हैं, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, कॉम्प्लेक्स 5, ठीक है। और इन्हीं कॉम्प्लेक्स की मदद से अभी हमारा ATP जनरेशन होने वाला है। NADH2 से 3 ATP बनेगा, FADH2 से 2 ATP बनेगा, ठीक है। इसके अलावा एक कोएंजाइम Q नाम से एक एंजाइम यूज होती है जिसका नाम हम बोलते हैं यूबिक्विनोन बोलते हैं, यूबिक्विनोन। यूबिक्विनोन आगे जाके देखो रिड्यूस हो जाता है किसमें, यूबिक्विनॉल में, ठीक है। यूबिक्विनॉल आगे जाके फिर वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो ये ऑक्सीडाइज भी हो जाता है, ठीक है। पहले रिड्यूस होता है फिर ऑक्सीडाइज होता है, वो हम आगे डिस्कशन करेंगे। इसमें एक इलेक्ट्रॉन कैरियर मोबाइल होता है। मोबाइल का मतलब क्या है कि वो अपना इलेक्ट्रॉन एक जगह से उठाता है और चल के दूसरे जगह जाता है और फिर देता है। मोबाइल का मतलब वो मूवमेंट करता है, ठीक है। तो उसको साइटोक्रोम C के नाम से जानते हैं। साइटोक्रोम C जो है वो मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, मोबाइल, ठीक है। मोबाइल का मतलब होता है मूवमेंट करता है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, ठीक है। इसके अलावा आगे की प्रोसेस अभी हम देखने वाले, और ATP जनरेशन का काम इसमें एक पार्टिकल करता है जिसको F1 पार्टिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, F1 पार्टिकल बोलते हैं। ये देखो यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, ठीक है। ये वाला ये है आपका F1 पार्टिकल, ये F1 पार्टिकल, ठीक है। आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो बुक में आपका जो क्लियर डायग्राम है आप उसमें देख सकते हो,
ठीक है, अब हम फाइनली हम इस प्रोसेस की बात करेंगे, प्रोसेस होता कैसा है। तो सबसे पहले हम क्या बात कर रहे हैं, यहाँ कुछ कॉम्प्लेक्सेस यूज होते हैं, तो हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे कॉम्प्लेक्सेस यूज हो रहे हैं 1, ठीक है, ये सारे कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 और कॉम्प्लेक्स 5। ठीक है, यहाँ ये कुछ कॉम्प्लेक्सेस हमारे पास है, इन कॉम्प्लेक्सेस के बेसिस पे हम ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम लोगों का ये जो डिस्कशन होगा ये कॉम्प्लेक्सेस के बेसिस पे होगा। 2 मिनट। ठीक है, तो हमारा ये जो डिस्कशन है ये अभी इन कॉम्प्लेक्सेस के बेसिस पे है। चलो, तो अभी हम हमारा ये डिस्कशन कॉम्प्लेक्सेस के बेसिस पे कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4 5। अब देखो, ये कॉम्प्लेक्स 1 जो हमारा है, दिस कॉम्प्लेक्स 1, ठीक है, इसका नाम है NaDH2 रिडक्टेज। NaDH2 रिडक्टेज बोलते हो आप इसको, या इसी को दूसरा नाम भी है डिहाइड्रोजिनेस। डिहाइड्रोजिनेस, तो आप या तो इसको NaDH2 रिडक्टेज बोलो या NaDH2 डिहाइड्रोजिनेस बोलो। दूसरा देखो, दूसरा कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है, दूसरा कॉम्प्लेक्स है हमारे पास यहाँ पे सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। ये क्रेब्स साइकिल में भी यूज हुआ था, कौन सी रिएक्शन में, सक्सिनेट टू फ्यूमेरेट बना था, FADH2 बना था उस रिएक्शन में। तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, ठीक है, ये आपका दूसरा कॉम्प्लेक्स है, एंजाइम है ये। ठीक है, तीसरा आपके पास कॉम्प्लेक्स आता है साइटोक्रोम BC1, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर है, साइटोक्रोम BC1 इलेक्ट्रॉन कैरियर है। ठीक है, फिर आपका कॉम्प्लेक्स 4 आता है यहाँ पे, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करवाता है एक तरीके से A1 से A3 में। ठीक है, तो A1 नाम से एक साइटोक्रोम होता है और उससे फिर A3 में जाता है, तो ये करवाता है। फिर ये जो कॉम्प्लेक्स 5 होता है, ये एंजाइम होता है ATP सिंथेटेज, ATP सिंथेटेज। ठीक है, इसी को आप F1 पार्टिकल बोलते हो, F1 पार्टिकल या ऑक्सीजोम, इसी को F1 पार्टिकल या ऑक्सीजोम के नाम से भी जानते हो। तो ये कॉम्प्लेक्सेस है, इनको याद रखना है। ठीक है, अब देखो, अब हम बात करते हैं कि रिएक्शन होती कैसे। इसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन इलेक्ट्रॉन कैरियर टू अनदर इलेक्ट्रॉन कैरियर। एक ले रहा है, दूसरे के पास भेज रहा है, दूसरा ले रहा है, तीसरे के पास भेज रहा है। और जब ये इलेक्ट्रॉन का कैरी हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, तो यहाँ पे ATP का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसलिए ETS बोलते हैं। ETS में हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे, ETS का मतलब है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, है ना, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, टू जनरेट ATP। मतलब एक इलेक्ट्रॉन कैरियर से दूसरे इलेक्ट्रॉन कैरियर में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है और इससे एक फायदा हो रहा है कि जनरेट हो रहा है ATP। ठीक है, इसी को आप ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्यों बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन? फॉस्फोराइलेशन मतलब ATP का फॉर्मेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ATP का फॉर्मेशन हो रहा है, और किसके ऑक्सीडेशन से, NADH2 FADH2। तो आप बोलेंगे NADH2 और FADH2 का क्या हो रहा है, FADH2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और इनके ऑक्सीडेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, इनके ऑक्सीडेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। और इसी ट्रांसफर की वजह से ATP का फॉर्मेशन हो रहा है, ATP जनरेशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी हमारा क्लियर हो गया कि ऑक्सीडेशन की वजह से फॉस्फोराइलेशन यानी ATP फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तीसरा आप इसको टर्मिनल ऑक्सीडेशन बोलते हो। पहला आपको ये बोलते हो, दूसरा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोलते हो, तीसरा टर्मिनल ऑक्सीडेशन। टर्मिनल ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है कि आप देख रहे हो ये जो है ये ब्रेकडाउन की प्रोसेस है, कैटाबॉलिज्म रिएक्शन बोल रहे हो ना रेस्पिरेशन को, तो हम बोलते हैं कि ये टर्मिनल मतलब फाइनल ऑक्सीडेशन है। फाइनल ऑक्सीडेशन, फाइनल मतलब इसके बाद और कुछ ब्रेकडाउन इसमें नहीं होने वाला। FADH2 NADH2 के बाद और कुछ ब्रेकडाउन करने के लिए है ही नहीं, तो आप बोलते हो ये फाइनल ऑक्सीडेशन है, फाइनल ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑफ NADH2 एंड FADH2, NADH2 एंड FADH2 का फाइनल ऑक्सीडेशन।
इसके बाद और कुछ बचा ही नहीं ऑक्सीडेशन करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास ये 3 डेफिनेशन हो गए कि तीनों का मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर और एटीपी का जनरेशन, ठीक है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का मतलब यहाँ पे NADH2 और FADH2 का ऑक्सीडेशन होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं और एटीपी जनरेट होते हैं। टर्मिनल ऑक्सीडेशन इसलिए बोला है कि फाइनल ऑक्सीडेशन है, इसके बाद कोई ऑक्सीडेशन होता नहीं है। कॉम्प्लेक्स के नाम याद रखने, पहला NADH2 रिडक्टेज जो NADH2 का ऑक्सीडेशन करके किसी और का रिडक्शन करवाता है। दूसरा सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज क्या करता है, एक तरीके से FADH2 का ये करता है ऑक्सीडेशन, ठीक है। फिर साइटोक्रोम BC1 ये इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं। साइटोक्रोम ऑक्सीडेशन यहाँ पे हम ऑक्सीडेज नाम है, सॉरी ये आपका एंजाइम का नाम है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेशन लिख दिया हमने यहाँ पे, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज लिखेंगे, ठीक है। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, ठीक है। तो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज हमने देख लिया, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं जहाँ पे A1 से A3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है और लास्ट में ATP सिंथेटेज, ये वो स्ट्रक्चर है जिससे ATP बनेगा, ठीक है। अब आपको पिक्चर क्लियर होगी, आगे हम जो डिस्कशन करेंगे। तो हम यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर निकाल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मैं माइटोकॉन्ड्रिया निकाल रहा हूँ यहाँ पे ऐसा, ठीक है। 2 मिनट, ये जो मैं माइटोकॉन्ड्रिया निकाल रहा हूँ यहाँ पे ऐसा एक माइटोकॉन्ड्रिया निकालते हैं, ठीक है। ये आपकी इनर मेम्ब्रेन निकालते हैं, ऐसा माइटोकॉन्ड्रिया है ना। तो मैं इतना पार्ट यहाँ पे बना रहा हूँ, इतना, ठीक है। तो आप देखो ये मैट्रिक्स हो गया M, ठीक है। ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस हो गया, या इधर से करते, ठीक है, उल्टा कर देते, इधर निकाल देते, ये इतना पार्ट निकाल रहा हूँ। ये मैट्रिक्स निकालूंगा मैं बाहर, ये इनर मेम्ब्रेन निकालूंगा, ये आउटर चेम्बर निकालूंगा, ठीक है। तो यहां मैं निकालूंगा आउटर चेम्बर, करेक्ट। यहां मैं निकालूंगा ये इनर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे ही हो रहा है ना पूरा प्रोसेस, इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। और यहां मैं निकालूंगा ये मैट्रिक्स, ठीक है। तो इनर मेम्ब्रेन को मैं यहाँ पे कुछ लाइंस दे देता हूं अभी, ठीक है। हाँ, ये आपकी इनर मेम्ब्रेन हो गई एक, ठीक है। ऐसे ही और एक लाइन बना देते हैं इनर मेम्ब्रेन की, ठीक है। हाँ, तो ये आपकी इनर मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है। अब आपके पास इनर मेम्ब्रेन हो गई, ये इधर आपका मैट्रिक्स है, इधर आपका आउटर चेम्बर है, ठीक है। ये आपका मैट्रिक्स है और ये आपका आउटर चेम्बर है, इधर आपकी आउटर मेम्ब्रेन होगी ऐसी, ये आपकी आउटर मेम्ब्रेन होगी, ठीक है। तो इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, मैट्रिक्स, ये सब कुछ हमने देख लिया, ठीक है। अब हम देखते हैं आउटर चेम्बर यानी इंटर मेम्ब्रेन स्पेस भी बोलते हैं, आउटर चेम्बर को ही इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोला जाता है। देखो अब क्या होता है, यहाँ पे सबसे पहले आता है NADH2, NADH2 अपना हाइड्रोजन किसको देता है, FMN को देता है। FMN नाम से यहाँ पे एक मॉलिक्यूल होता है FMN का फुल फॉर्म होता है फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। FMN का फुल फॉर्म क्या होता है, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, कोएंजाइम है ये, मोनोन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो FMN एक फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड नाम से एक सब्सटेंस है, ठीक है। तो इसने अपना हाइड्रोजन किसको दिया, FMN को दिया। FMN किस में कन्वर्ट हो गया, FMN कन्वर्ट हो गया किसमें, FMN कन्वर्ट हो गया FMNH2 में, ठीक है। ठीक है, तो FMN यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है, FMN कन्वर्ट हो जाता है FMNH2। तो इसने अपना हाइड्रोजन, NADH2 ने अपना हाइड्रोजन इसको दे दिया FMNH2 में रिड्यूस हो गया, तो इनका रिडक्शन हो गया, ठीक है। FMN का क्या हो गया, FMN का रिडक्शन हो गया, ठीक है, रिडक्शन। अब इसका रिडक्शन हो गया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, रिडक्शन हो गया तो ये कन्वर्ट हो गया FMNH2 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ये तो ये हुआ। अब यहाँ पे क्या हुआ, FMNH2 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब NAD ने अपना हाइड्रोजन इसको दे दिया तो NAD किस में कन्वर्ट हो गया, NAD+ में कन्वर्ट हो गया, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो गया। NAD का ऑक्सीडेशन हो गया, FMN का रिडक्शन हो गया। NAD का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है, इसका रिडक्शन हो गया। अब क्या होगा, अब ये FMNH2 मतलब यहाँ पे NAD का ऑक्सीडेशन कैसे हुआ, एक एंजाइम ने किया जिसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर 1,
तो आप इसको यहाँ पे एक ऐसे एक ये बना सकते हो, ठीक है, 2 मिनट। हाँ, तो आप एक ये कर सकते हो यहाँ पे कुछ हाईलाइट ऐसा, और इसको आप बोल सकते हो कॉम्प्लेक्स नंबर 1। 2 मिनट, इससे नहीं होगा, ठीक है। तो एक हाईलाइट करके आप इसको बोल सकते हो कॉम्प्लेक्स नंबर 1। तो ये जो पूरी रिएक्शन हुई ये एक कॉम्प्लेक्स के कारण हुई, और इस कॉम्प्लेक्स को हमने बोला कॉम्प्लेक्स नंबर 1। 1 क्या है? NADH2 रिडक्टेज एंजाइम पढ़ा था हमने। तो NADH2 का ऑक्सीडेशन किया और FMN का रिडक्शन किया, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 1 यूज हुआ, यहाँ पे यूज हुआ कॉम्प्लेक्स 1, ठीक है। फिर आपने क्या किया, NADH2 का हाइड्रोजन, ये जो है हाइड्रोजन इधर पंप कर दिया। देखो बड़े ध्यान से समझना, हाइड्रोजन को पंप कर दिया गया कहाँ पे? हाइड्रोजन को पंप कर दिया गया आउटर चेंबर में, ठीक है। हाइड्रोजन को पंप कर दिया गया आउटर चेंबर में, हाइड्रोजन को आउटर चेंबर में पंप कर दिया गया, ठीक है। ये जो आपके 4H+ आयन है इसको आउटर चेंबर में पंप कर दिया गया, और यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को आगे पंप किया, इलेक्ट्रॉन को आगे भेजा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को आगे किसके पास भेजा? कोएंजाइम Q के पास। इलेक्ट्रॉन को भेजा कोएंजाइम Q यानी यूबिक्विनोन के पास, UQ बोलते हैं इसको, UQ यानी यूबिक्विनोन, ठीक है। UQ के पास भेजा। अब इलेक्ट्रॉन ले लिया UQ ने, और UQ ने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो माइनस चार्ज डेवलप हो गया। अब इलेक्ट्रॉन ने क्या, UQ ने क्या किया, UQ ने यहाँ से, मैट्रिक्स में बहुत सारे प्रोटॉन होते हैं, मैट्रिक्स में बहुत सारे पहले से प्रोटॉन होते हैं, तो मैट्रिक्स का एक प्रोटॉन भी ले लिया, मैट्रिक्स का एक प्रोटॉन ले लिया, और इलेक्ट्रॉन तो पहले से ही था, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बन गया, ये UQH2 में कन्वर्ट हो गया, UQH2 में। UQH2 को आप यूबिक्विनोल बोलते हैं, तो UQ को क्या बोल रहे हैं, UQ को आप बोल रहे हैं, देखो इसने UQ को इलेक्ट्रॉन दे दिया, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। मतलब इसका क्या हो गया, इसका ऑक्सीडेशन हो गया। तो इसने इलेक्ट्रॉन इधर दे दिए, देखो इलेक्ट्रॉन इधर दे दिए UQ को, प्रोटॉन इधर अंदर भेज दिए, तो ये वापस किस में कन्वर्ट हो गया, ऑक्सीडेशन के बाद वापस FMN में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। वापस किस में कन्वर्ट हो गया, FMN में। अब UQ ने इलेक्ट्रॉन इधर से लिए FMNH2 से, और प्रोटॉन ये मैट्रिक्स से लिए, ठीक है। तो ये UQH2 में यानी यूबिक्विनोल में कन्वर्ट हो गया। तो ये UQ था तो यूबिक्विनोन बोलेंगे, यूबिक्विनोन जो पहले नॉर्मल था, ठीक है। फिर उसने इलेक्ट्रॉन लिया और प्रोटॉन लिया और UQH2 में कन्वर्ट हुआ, UQH2 में, इसको क्या बोलेंगे, इसको यूबिक्विनोल बोलेंगे, यूबिक्विनोल बोलेंगे, ठीक है, यूबिक्विनोल। अब इसने क्या किया, अब इसने भी अपना प्रोटॉन कहाँ पंप किया, प्रोटॉन यहाँ पंप किया 4H+, प्रोटॉन यहाँ पंप कर दिया, और आगे क्या किया, आगे अपना इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर दिया, इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया इसने अपना किसको, साइटोक्रोम B1, ठीक है, या साइटोक्रोम B को। तो इलेक्ट्रॉन इसने अपना डोनेट कर दिया यहाँ पे, ऐसा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया साइटोक्रोम B को, ठीक है। साइटोक्रोम B ने ये इलेक्ट्रॉन डोनेट किया किसको, साइटोक्रोम B ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स को। तो पहले ये आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स भी बीच बीच में आता है, बट वो हम साइड में लिख देंगे। तो आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स को किया, ये आयरन सल्फर यहाँ पे लिखता हूँ FeS, ठीक है। ऐसा ही FeS यहाँ पे भी होता है, FeS आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स से ये जाता है, फिर ये जाता है इलेक्ट्रॉन एक दूसरे कैरियर के पास। देखो इलेक्ट्रॉन कैरी होते जा रहे हैं आगे, इलेक्ट्रॉन अब ले लेता है साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम C1, और ये साइटोक्रोम B और साइटोक्रोम C1 ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर 3 बनाते, 3, इसमें 2 यूज नहीं होता, NADH2 के ऑक्सीडेशन में कॉम्प्लेक्स 2 यूज नहीं होता, यहाँ पे बनता है आप कॉम्प्लेक्स नंबर 3। तो ये आपका ये वाला ये इतना हो गया आपका कॉम्प्लेक्स नंबर 3, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स 2 यहाँ पे यूज नहीं हुआ है अभी के लिए, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 2 यूज नहीं हुआ है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 2 यूज हुआ है क्या, नहीं। अब देखो इसको आप बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 3, क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स 3, ठीक है, कॉम्प्लेक्स 3। अब कॉम्प्लेक्स 3 ने अपना इलेक्ट्रॉन किसको दिया, इसने मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर को दिया। मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर याद करो कौन होता है, बोला मैंने साइटोक्रोम C, ठीक है। साइटोक्रोम C मोबाइल है तो इसको लाल कलर से लिखते हैं, साइटोक्रोम C को दिया। अब साइटोक्रोम C क्या करता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन, ये मोबाइल कैरियर है तो ये क्या करता है, ये दूर लेके आता है इसको, और ये लेके आता है साइटोक्रोम C यहीं पे आता है, ये भी साइटोक्रोम C ही है, तो ये अलग नहीं है, ये एक है, ये दोनों एक है। इसने बस यहाँ से यहाँ मूवमेंट किया है, मोबाइल है तो इसको लिख देते हैं भाई साहब, मोबाइल है ना, मोबाइल है,
ठीक है। फिर ये साइटोक्रोम सी क्या करता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन देता है साइटोक्रोम, पहले कॉपर को देता है, कॉपर आयन को, ठीक है, ये देता है कॉपर को, ठीक है, कॉपर आयन देता है आगे जाके साइटोक्रोम A1 को, साइटोक्रोम A1 देता है साइटोक्रोम A3 को, और साइटोक्रोम A3 देता है अब कॉपर को, फिर से ये फिर से कॉपर को देता है, ठीक है। अब जब कॉपर को इलेक्ट्रॉन मिलता है तो कॉपर फाइनली ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देता है जो इनर मेम्ब्रेन पे होता है, हाफ ऑफ O2, ठीक है, O2। और O2 को जब इलेक्ट्रॉन मिलता है तो O2 पे माइनस चार्ज डेवलप हो जाता है, कौन सा, माइनस। तो O2 क्या करता है, जो बाहर यहाँ मैट्रिक्स में प्रोटॉन है, ये मैट्रिक्स के प्रोटॉन ये O2 ले लेता है, प्रोटॉन ले लेता है, प्रोटॉन 2H+, तो ये कन्वर्ट हो जाता है H2O में, ये कन्वर्ट हो जाता है H2O में। समझ में आया? तो आपका फाइनली ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेता है और वो वाटर बनाता है, इसको मेटाबॉलिक वाटर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक वाटर, मेटाबॉलिक वाटर। तो क्या हुआ, यहाँ पे आपका ये जो कॉम्प्लेक्स यूज हुआ आगे, ये वाला साइटोक्रोम A1 to A3, इसको कॉम्प्लेक्स 4 बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स 4। इसमें एंजाइम काम करता है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, ठीक है, कॉम्प्लेक्स 4। अब कॉम्प्लेक्स 5 आगे यूज होता है, वो कहाँ यूज होता है वो हम देखेंगे। तो इसका नाम है आपका कॉम्प्लेक्स 4, ठीक है। तो आपने ये देखा। अब इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे जब ये A1 to A3 गया ना, तब यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ, दो प्रोटॉन H+ आयन ये पंप हुए आउटर चेंबर में, 2 प्रोटॉन यहाँ पे आउटर चेंबर में पंप हुए, ये, ठीक है। तो अब ये प्रोटॉन यहाँ पे जमा हो गए, प्रोटॉन कहाँ जमा हो गए, आउटर चेंबर में। आउटर चेंबर में यहाँ पे 4 प्रोटॉन, यहाँ पे 4 प्रोटॉन, यहाँ पे 2 प्रोटॉन, ऐसे प्रोटॉन जमा हो गए। अब ये प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ आउटर चेंबर में क्या हो गया, हाई हो गया, इसको केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस बोलते हैं। तो यहाँ प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन हाई है, H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन हाई है, और मैट्रिक्स के प्रोटॉन इधर पंप हुए, तो मैट्रिक्स में क्या हो गया, मैट्रिक्स में प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन लो है, ठीक है। तो आप प्रोटॉन को अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो में आना है वापस, और हाई से लो में आने के लिए उनको क्या चाहिए, एक तरीके से कुछ रास्ता चाहिए। तो रास्ता देने का काम करता है अब साइटोक्रोम ATP सिंथेटेज नाम का एंजाइम, ठीक है। तो ATP सिंथेटेज नाम का ये एंजाइम इनको रास्ता देने को तैयार है, ठीक है। वो बोलता है कि भाई मैं आपको रास्ता दूंगा, मैं थोड़ा इसको और नीचे करता हूँ। तो वो बोलता है कि मैं आपको रास्ता दूंगा लेकिन आपकी एनर्जी यूज करूंगा मैं, ठीक है। मतलब प्रोटॉन को वो रास्ता देता है अंदर जाने के लिए मैट्रिक्स के वापस, लेकिन उसकी क्या यूज करता है, एनर्जी यूज करता है, एनर्जी, ठीक है। तो आप क्या देखेंगे यहाँ पे ये होता है ऐसा, ATP सिंथेटेज नाम का एक कॉम्प्लेक्स 5 होता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स 5, इसको ATP सिंथेटेज बोलते हैं। इसमें दो चीजें होती है, एक F0 पार्टिकल होता है और एक F1 पार्टिकल होता है। F0 पार्टिकल चैनल का काम करता है, चैनल बोले तो रास्ता। F0 जो होता है वो क्या होता है, ये चैनल होता है, चैनल। और F1 क्या होता है, F1 एंजाइम होता है, ATP सिंथेटेज, यही वो चीज है जो ATP बनाएगा। तो अब ये क्या करता है, ये जो प्रोटॉन है इनको बोलता है कि भाई जाओ, ठीक है। तो प्रोटॉन अपने बड़ी हाई एनर्जी के साथ जाते हैं, और ये प्रोटॉन की एनर्जी यहाँ पे क्या कर लेता है, यूज कर लेता है, क्या बनाने के लिए, एक बॉन्ड बनाने के लिए। किसके बीच में, ADP होता है इसके पास पहले से, और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होता है, ठीक है। तो ADP और फॉस्फेट, ऐसा एक फॉस्फेट अगर इसमें जोड़ देगा ATP में तो क्या बन जाएगा, ATP। और वो फॉस्फेट जोड़ने के लिए बॉन्ड बनाना पड़ता है, और बॉन्ड बनाने के लिए एनर्जी लगती है। तो यहाँ पे ये क्या करता है, ये जो प्रोटॉन यहाँ से जा रहा है इसकी एनर्जी को यूज करता है, और जब इसकी एनर्जी यूज होती है तो ये एनर्जी से ये क्या बना लेता है, ये बना लेता है ATP। तो ATP बन जाता है, और ये प्रोटॉन अपना बेचारा एनर्जी लॉस करके सीधा चुपचाप अंदर आ जाता है, ठीक है। अब ये 4H+ अंदर आए, इसके पास एनर्जी नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहली बार प्रोटॉन गए, देखो यहाँ पे प्रोटॉन पहली बार आउटर चेंबर यानी यहाँ आए, तो ये प्रोटॉन जब वापस आएंगे तो यहाँ पे पहला ATP बनेगा, पहला ATP। फिर ये प्रोटॉन यहाँ आए, ये वापस जब मैट्रिक्स में आएंगे, इधर आएंगे वापस, तो यहाँ पे दूसरा ATP बनेगा, ठीक है। फिर तीसरे बार हम देख रहे हैं, तीसरे बार प्रोटॉन यहाँ भी पंप हुए, ये मैट्रिक्स के प्रोटॉन यहाँ पंप हुए, ये भी प्रोटॉन जब वापस आएंगे तो यहाँ पे तीसरी बार ATP बनेगा। ये दूसरी बार हुआ था, ये तीसरी बार तीसरा ATP बनेगा, 3 ATP मतलब तीसरा ATP बनेगा, ठीक है। तो ऐसे 3 ATP हमको NADH2 से मिल रहे हैं। अब FADH2, और इसमें कॉम्प्लेक्स कौन कौन से यूज हुए याद करो, कॉम्प्लेक्सेस आपके कौन कौन से यूज हुए, कॉम्प्लेक्स 1 यूज हुआ, कॉम्प्लेक्स 3 यूज हुआ, ठीक है, कॉम्प्लेक्स 4 भी यूज हुआ, और ATP बनाने के लिए ये जो है इसको आपने कॉम्प्लेक्स 5 बोला।
तो आपका कॉम्प्लेक्स 5 भी यूज हुआ, ठीक है, कॉम्प्लेक्स 5 भी यूज हुआ। तो आप बोलते हो NaDH2 के ऑक्सीडेशन के लिए, NaDH2 ऑक्सीडेशन, इसमें कितने कॉम्प्लेक्स यूज होते हैं? इसमें कॉम्प्लेक्स यूज होते हैं कॉम्प्लेक्स 1, 3, 2 नहीं यूज हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद आपका 4 और 5, ठीक है। अब FADH2 का देखते हैं। FADH2 में क्या होता है? FADH2 में ये पहला वाला कॉम्प्लेक्स यूज नहीं होता, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स यूज नहीं होता। तो FADH2 क्या करता है? अपना हाइड्रोजन डायरेक्ट किसको दे देता है? अपना हाइड्रोजन यूबिक्विनॉन को देता है। अब आपके बुक में यहां से दिया है वो, ठीक है, बट यहां भी ऐड कर सकते हैं हम डायरेक्ट। तो आप अगर यहाँ पे ऐसा ऐड करते हो, ठीक है, ये ऐसा, तो ये FADH2 है। FADH2 अपना हाइड्रोजन किसको देता है? यूबिक्विनॉन को। यूबिक्विनॉल में कन्वर्ट हो जाता है और ये FAD प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, FAD प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे? ये FAD में कन्वर्ट हो गया, FADH2 ने अपना हाइड्रोजन यूबिक्विनॉन को दे दिया। फिर क्या हुआ? फिर ये यूबिक्विनॉन ने हाइड्रोजन को इधर पंप किया, तो ये पहला ATP बनेगा, फर्स्ट ATP। ये वाला ATP बन ही नहीं रहा है FAD के केस में, ठीक है, डायरेक्ट इसने अपना हाइड्रोजन इसको दिया। यहाँ पे एंजाइम काम करती है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, तो कॉम्प्लेक्स नंबर 2 काम करता है। कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा काम करता है? 2, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर 2 यहाँ पे काम करेगा सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, और आपका यूबिक्विनॉन ने, मतलब FADH2 ने अपना हाइड्रोजन डायरेक्ट किसको दे दिया? यूबिक्विनॉन को। यूबिक्विनॉल कन्वर्ट हुआ यूबिक्विनॉल में। यूबिक्विनॉल ने अपना हाइड्रोजन अंदर भेजा और इलेक्ट्रॉन आगे भेजा, साइटोक्रोम भी। फिर आगे रिएक्शन वैसी होगी, साइटोक्रोम C1 को भेजेगा, साइटोक्रोम C1 साइटोक्रोम C को भेजेगा। साइटोक्रोम C मोबाइल कैरियर है, तो ये आगे भेजेगा। आगे 2 प्रोटॉन और पंप होंगे, तो यहाँ पे भी एक ATP मिलेगा। तो हमको एक ATP यहाँ पे मिल रहा है और एक ATP यहाँ पे मिल रहा है, और ये वाली रिएक्शन FAD में हो ही नहीं रही है। FAD में ये रिएक्शन नहीं हो रही है, तो आप बोलोगे ये ATP नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे एक मिल रहा है और यहाँ पे एक मिल रहा है। तो FADH2 में 2 ही ATP मिलते हैं और कॉम्प्लेक्स यूज होते हैं 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो यहाँ पे बोलेंगे FADH2 के ऑक्सीडेशन में, FADH2 के ऑक्सीडेशन में कॉम्प्लेक्स कौन से यूज होते हैं? कॉम्प्लेक्स कौन से यूज होते हैं? 2, 3, 4 और 5, ठीक है। ये तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा प्रॉपरली, ठीक है। ये हमने पूरा का पूरा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस का ये वाला जो डायग्राम है ना, ये वाला, ठीक है, दिस डायग्राम, तो ये वाला डायग्राम हमने यहाँ पे बनाया है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे NaDH2 आ रहा है, NaDH2 अपना हाइड्रोजन FMN को दे रहा है, FMNH2 में कन्वर्ट हो रहा है, ये फिर कोएंजाइम Q को दे रहा है, कोएंजाइम Q H2 बन रहा है, फिर कोएंजाइम Q H2 अपना ये किसको दे रहा है? साइटोक्रोम B को। साइटोक्रोम B से आयरन सल्फर साइटोक्रोम C1 पे जा रहा है, साइटोक्रोम C से फिर आगे ये किसको दे रहा है? मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर को दे रहा है। मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर ये कॉपर के थ्रू साइटोक्रोम A1 साइटोक्रोम A3 को जा रहा है, और फिर ये ऑक्सीजन को दे रहा है, तो ऑक्सीजन यहाँ से प्रोटॉन लेके वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। फिर ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, 3, कॉम्प्लेक्स यहाँ पे 4, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स 5 यूज हुआ, ठीक है। FADH2 में क्या हो रहा है? यहाँ पे FADH2 में FAD ने अपना हाइड्रोजन किसको दिया? डायरेक्ट कोएंजाइम को दिया, कोएंजाइम Q, यूबिक्विनोन डायरेक्ट यूबिक्विनॉल में कन्वर्ट हुआ, और यूबिक्विनॉल ने आगे फिर से वही किया, साइटोक्रोम B से ये, तो यहाँ से ये ऐसा ये उल्टा दिया FADH2 का, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, FAD को ऐसा डायग्राम से निकालो या वैसे निकालो जैसे मैंने बोला, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। तो FADH2 से आपको कितने ATP मिलते हैं? 2 ATP, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते भी है इसके रिजल्ट, हमको ATP कितने मिलते हैं? ATP यहाँ पे हमको मिलते हैं 3 ATP, और यहाँ पे हमको मिलते हैं 2 ATP, और इसको आप बोलते हो टर्मिनल ऑक्सीडेशन। अब ये फाइनल आपको ऑक्सीडेशन हो गया, आपको ये भी है। और आप बोलते हो एक ग्लूकोज से NaDH2 FADH2 से कितने ATP मिले? 1 ग्लूकोज से याद करो आपको 10 NaDH2 मिले थे, 10 NaDH2 मिले थे, और दो आपको FADH2 मिले थे, दोनों क्रेब साइकिल में 2 FADH2 मिले थे, है ना, FADH2, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे? यहाँ पे आपको टोटल ATP मिले 30, और यहाँ पे टोटल ATP मिले 4। तो आप बोलोगे कि पूरा ETS से कितने ATP मिले? ETS से टोटल ATP कितने मिले? टोटल ATP आपको मिले 34 ATP, इजी, ठीक है। तो 34, आप देखो सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ ATP हमको ETS से मिल रहा है। SLP से कितने मिले? SLP से हमको मिले हैं 6 ATP, ठीक है। 4 हमको ग्लाइकोलिसिस में मिले, और एक क्रेब साइकिल में 2 बार मिले, ठीक है। तो ये 4 और 2 6, इसमें से 2 हमने क्या कर लिए? 2 माइनस कर लिए, 2 ग्लाइकोलिसिस में यूज हुए थे,
दो यूज हुए थे, यूज इन ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। तो ये 34 और 6 40 हो गए थे, 40 में से -2 कर दो तो 38 एटीपी हमको नेट मिले थे ग्लूकोज से, ठीक है। एक ग्लूकोज से हमको 38 एटीपी क्या मिले हैं, नेट एरोबिक रेस्पिरेशन में। तो ये आपका कैलकुलेशन हो गया। आई होप ये आपको समझ आया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर लेना चाहो तो। थोड़ा सा मैं इसको शॉर्ट कर देता हूँ, ठीक है। पहले ऊपर ये तो साइकिल है, इसका भी ले लो, ये स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। फिर इसके बाद आप ये वाला भी ले लो, ठीक है। तो आपके पास ये कंप्लीट अभी एक तरीके से ये हो गया है, डाटा हो गया है कि किस तरीके से आपका यहाँ पे पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है। अब आगे का डिस्कशन करते हैं। आगे का डिस्कशन हमारे पास इसकी थ्योरी, ये थ्योरी आपने देखी है, कोई इतना मतलब ये वही चीजें हैं जो मैंने आपको यहाँ पे समझाई है, वो थ्योरी में दी है, ठीक है। अब इसको देखते हैं थोड़ा, एटीपी बैलेंस शीट। ये जो आपका एटीपी का बैलेंस शीट दिया हुआ है यहाँ पे, उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एटीपी का बैलेंस शीट समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे आपको इस कॉलम में स्टेप्स रिएक्शन का नाम दिया है, यहाँ पे कितने एटीपी कंज्यूम हुए, यहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन एसएलपी से कितने मिले, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में एनएडीएच से कितने मिले, एफएडीएच2 कितने मिले, और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन टोटल कितने मिले, टोटल ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से ईटीएच से। फिर यहाँ पे टोटल एटीपी, ओवरऑल टोटल एटीपी कितने मिले, जैसे कि 40, और नेट कितने मिले यूज करने के बाद, ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस में आपके कंज्यूम होते हैं 2 एटीपी ग्लाइकोलिसिस में कंज्यूम होते हैं, ठीक है। फिर आपको सबस्ट्रेट लेवल से 4 एटीपी मिलते हैं ग्लाइकोलिसिस में, बराबर है, 2 बार 2 एटीपी मिलते हैं, ठीक है। और NADH2 आपको 2 मिलते हैं, तो 2 NADH2 से आपको 6 एटीपी मिले, करेक्ट है। तो FADH2 नहीं मिला, तो यहाँ पे ETS से टोटल एटीपी 6 मिले, ETS से बोल रहा हूँ, ETS से टोटल एटीपी, किससे, ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से 6 मिले हैं टोटल, ठीक है, NADH2 के। और फिर टोटल ऐसे कितने हुए, ये 4 SLP के और 6 NADH2 के, तो टोटल कितने हुए 10, 4 और 6 10, ठीक है। लेकिन 2 माइनस हो गए, तो नेट कितना आ गया, नेट आपका 8 आ गया, ठीक है। सो अब बात करते हैं पाइरुवेट के बारे में। तो पाइरुवेट से एसिटिल कोएंजाइम ए बनता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कोई भी एटीपी कंज्यूम नहीं होता, ठीक है। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन में भी बिल्कुल एटीपी नहीं बनता एसिटिल कोए लिंक रिएक्शन में। यहाँ पे 2 NADH2 मिलते हैं हमको, तो 2 NADH2 से 6 एटीपी बनते हैं, तो 6 एटीपी वैसे भी बन रहे हैं, 6 टोटल बन रहे हैं, और 6 ही हमको नेट एटीपी भी मिल रहे हैं। क्रेब साइकिल में हम देखते हैं कि 2 बार होती है क्रेब साइकिल। यहाँ पे हम बोलेंगे कितने बार होती है, तो 2 बार क्रेब साइकिल होती है। 2 बार में आप क्या बोलते हो, सबस्ट्रेट लेवल में एक एटीपी 2 बार बनता है, तो 2 बार हो गए, ठीक है। तो NADH2 भी 2 बार, 6 मतलब एक तरीके से आपके 3 NADH2 बनते हैं, 3 NADH2 2 बार बनते हैं, ठीक है। तो आप बोलोगे यानी 6 NADH2 3 एटीपी के हिसाब से आप मल्टीप्लाई करो तो 18 एटीपी बनते हैं, ठीक है। आपके 2 FADH2 बनते हैं, तो एक FADH2 से 2 एटीपी, तो 2 FADH2 से 4 एटीपी मिलते हैं, टोटल एटीपी आपके 22 हो गए, ठीक है। 22 आपके NADH2 से और FADH2 से, NADH2 FADH2 से 22 हो गए, और 2 आपको GTP में मिले, GTP से ATP, तो आपके टोटल ATP नेट कितने, टोटल कितने हुए 24, और नेट भी 24 क्योंकि कोई कंज्यूम नहीं हुआ। फाइनली आप देखते हो टोटल कितना मिला, तो यहाँ पे कंज्यूम सिर्फ 2 ही हुए हैं टोटल ओवरऑल, ठीक है। यहाँ पे आपको सबस्ट्रेट लेवल में यहाँ पे 4 मिले, यहाँ पे 2 मिले, 4 और 2 कितने होते हैं, 6 एटीपी होते हैं, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे NADH2 से 30 मिले, FADH2 से 4 मिले, 34 मिले, तो 34 + 6 कितने हुए, 40 हुए, टोटल 40 हुए, 40 में से 2 माइनस हुए, तो 38 एटीपी नेट मिले। तो यहाँ पे 38 एटीपी हमको नेट मिलते हैं रेस्पिरेशन में, ठीक है। अब आगे डिस्कशन करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का हमें क्या बेनिफिट होता है, सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाट इज सिग्निफिकेंस। तो हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसी को टर्मिनल ऑक्सीडेशन बोलते हैं। इससे हमें सबसे ज्यादा एटीपी, ज्यादातर एटीपी हमको, मोस्ट ऑफ द एटीपी वी गेट फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। जो भी टोटल 38 होते हैं उसमें से हमारे सबसे ज्यादा एटीपी तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से आते हैं। दूसरा इसमें NAD और FAD का क्या होता है, ऑक्सीडेशन मतलब ब्रेक डाउन। तो इसके वजह से इसका जब ऑक्सीडेशन होता है तो फिर से ये NAD प्लस FAD प्लस बनाते हैं, NADH2 FADH2 का ऑक्सीडेशन होता है, तो NAD प्लस FAD प्लस वापस बनते हैं, जो कि हमें फिर से रीयूज करने के लिए काम आते हैं लिंक रिएक्शन, क्रेब साइकिल और ग्लाइकोलिसिस में। तो यही बोला है, रीजनरेशन होता है FAD प्लस NAD प्लस का, जो कि आपको एक तरीके से फिर से रीयूज कर सकते हो आप, ठीक है। क्रेब साइकिल में आप देखते हो कि यहाँ पे बोला है कि वाटर मॉलिक्यूल बनता है, वाटर मॉलिक्यूल में एक हाइड्रेशन की प्रोसेस होती है क्रेब साइकिल में, जहां पे फ्यूमेरेस से मैलेट बनता है, ठीक है। तो आप बोलते हो कि यहाँ पे ये जो वाटर आता है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का ही वाटर होता है। हमने देखा था ना लास्ट में, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और वाटर बनता है, तो ये वाटर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से आता है। इट रिलीजेस एनर्जी इन स्टेप वाइज मैनर, यहाँ पे एनर्जी एक साथ एक ही प्रोसेस में रिलीज नहीं हो रही है, धीरे धीरे स्टेप वाइज मैनर में एनर्जी रिलीज हो रही है। तो आपने 4 पॉइंट पढ़े, पहला सबसे ज्यादा एटीपी हमको ETS से मिलता है,
दूसरा आपने ये पढ़ा कि NAD/FAD का रीजनरेशन होता है, तीसरा आपने ये पढ़ा कि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल मिलता है जो क्रेब्स साइकिल में यूज होता है, और चौथा यहाँ पे पढ़ा कि ये स्टेप वाइज मैनर में एनर्जी को रिलीज करता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये बोला है कि ऑलवेज रिमेंबर नॉट ओनली ग्लूकोज बट अमीनो एसिड फ्रॉम प्रोटीन मेटाबॉलिज्म एंड फैटी एसिड फ्रॉम लिपिड मेटाबॉलिज्म ऑल्सो पार्टिसिपेट इन क्रेब्स साइकिल थ्रू एसिटिल कोए। तो आपके बहुत सारे अमीनो एसिड और बहुत सारे फैटी एसिड डायरेक्ट एसिटिल कोए एंजाइम में कन्वर्ट होते हैं और डायरेक्टली क्रेब्स साइकिल में पार्टिसिपेशन करते हैं। मतलब वहां से भी एनर्जी मिल सकती है, फैटी एसिड से भी मिल सकती है और आपके इससे भी मिल सकती है, फॉर एग्जाम्पल आपका जो प्रोटीन या अमीनो एसिड होता है। ठीक है, अब कुछ एक्सपेरिमेंट दिया है यहाँ पे, एरोबिक रेस्पिरेशन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय 2 सिंपल एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट दिया है। यहाँ पे बोला है पिंच ऑफ ड्राई बेकर्स यीस्ट, क्या बोला है, सस्पेंडेड इन वाटर और a few ml of yeast suspension used in a bakery is added to amount of 10 ml of the 10% of glucose solution। मतलब यहाँ पे बोला है कि आपने ये मैंने एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाया, मान लो ये आपका टेस्ट ट्यूब ए है, टेस्ट ट्यूब ए में बोला है कि आप क्या करो, आप यहाँ पे यीस्ट का सोल्यूशन बनाओ जो कि 10% ऑफ ग्लूकोज सोल्यूशन, 10 ml का 10% ग्लूकोज सोल्यूशन में मिक्स करो। ठीक है, ग्लूकोज सोल्यूशन 10 ml का है और 10%, मतलब उसमें क्या डाला है, उसमें आपने मान लो कि 1 ml ये डाला है ग्लूकोज, बाकी 9 ml पानी डाला है। तो 1 ml ग्लूकोज 9 ml पानी, आपका 10% का ग्लूकोज सोल्यूशन बन गया। उसमें आपने यीस्ट डाल दी, यीस्ट, बेकर्स यीस्ट। ठीक है, जो कि आपका बेकर्स यीस्ट क्या करेगी, वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगी और वहां पे फर्मेंटेशन होगा। ठीक है, और वहां पे जो भी गैस प्रोड्यूस होनी है वो अंदर ही ट्रैप होनी चाहिए, इसलिए ऊपर एक लेयर लगा दी ऑयल की, ऊपर एक ऑयल की क्या लगा दी, लेयर लगा दी। जो गैस अंदर बनेगी ना CO2, वो अंदर ट्रैप होनी चाहिए इसीलिए। ठीक है, तो पता चलेगा हमको कि भाई कौन सा रेस्पिरेशन हो रहा है, एरोबिक या एनारोबिक। देखो, तो हमने क्या बोला, हमने बोला कि यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन में एक थोड़ा सा पिंच ऑफ ड्राई यीस्ट या बेकर्स यीस्ट आपने किस में डाल दिया, एक ग्लूकोज के सोल्यूशन में डाल दिया जो 10% 10 ml का ग्लूकोज सोल्यूशन है। ठीक है, टेस्ट ट्यूब ए में। आगे बोला है द सर्फेस ऑफ द लिक्विड इज केयरफुली कवर्ड विथ ऑयल, है ना, ऑयल से कवर कर दिया हमने ऊपर का सर्फेस ताकि गैस ट्रैप रहे अंदर। ठीक है, आगे बोला है इसको टू कॉन्टेक्ट विथ एयर, प्रिवेंट कॉन्टेक्ट विथ एयर बोला है। द टेस्ट ट्यूब इज क्लोज टाइटली विथ रबर स्टॉपर। तो इस टेस्ट ट्यूब को हमने ऊपर से रबर स्टॉपर से क्लोज कर दिया। वन एंड ऑफ शॉर्ट बेंड ग्लास ट्यूब इज इंसर्टेड थ्रू इट। एक शॉर्ट बेंड ग्लास हमने इसमें से ऐसे इंसर्ट किया है, देखो यहाँ पे ये शॉर्ट बेंड ग्लास, ये वाला, ये शॉर्ट बेंड ग्लास आपने यहाँ पे क्या किया है, इंसर्ट किया है। ठीक है, और ये ग्लास आगे जाके यहाँ पे रबर ट्यूब को कनेक्टेड है और यही रबर ट्यूब अगले दूसरे बेंड ग्लास को कनेक्टेड है। ये दूसरा बेंड ग्लास दूसरे टेस्ट ट्यूब में जाके कनेक्ट होता है और दूसरे टेस्ट ट्यूब में आपका लाइम सॉल्यूशन है। लाइम सॉल्यूशन की एक खास बात है कि अगर ये किसके साथ कांटेक्ट में आता है, CO2 के साथ कांटेक्ट में आता है, तो ये मिल्की व्हाइट टर्न हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, मिल्की व्हाइट। तो आप बोल रहे हैं वन एंड ऑफ शॉर्ट बेंड ग्लास ट्यूब इज इंसर्टेड थ्रू इट टू रीच एयर इनसाइड द ट्यूब। यहाँ पे बोला है कि एयर अगर जाने देंगे हम अंदर। दूसरा बोला है कि अदर एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब इज कनेक्टेड बाय द पॉलीइथिलीन या रबर ट्यूब। तो दूसरा एंड पॉलीइथिलीन से हमने कवर किया है और उसी के साथ आपने क्या किया है, दूसरे बेंड ट्यूब को भी कनेक्ट किया है। द ओपन एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब इज डिप इनटू द लाइम वाटर। आगे लाइम वाटर में डिप किया इसको। ठीक है, और फिटेड टाइटली, इसको भी आपने टाइटली फिट किया है। और यहाँ पे आपने क्या किया है, लाइम वाटर में जब यहाँ पे CO2 मिक्स होगा तो ये किस में टर्न हो जाएगा, ये टर्न होगा मिल्की में, इंडिकेटिंग दैट इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द यीस्ट प्रिपरेशन। तो अब यहाँ पे ये हुआ है कि आपने एक बेंड ग्लास यहाँ पे अंदर डाला इसके, ठीक है, और आगे इसको रबर ट्यूब से कनेक्ट किया और दूसरे बेंड ग्लास के भी उसको रबर ट्यूब से यहाँ पे कनेक्ट किया। मतलब यहाँ का जो CO2 निकलेगा वो इधर जाके लाइम में मिक्स होगा और लाइम और CO2 मिलके मिल्की अपीयरेंस देगा, मिल्की अपीयरेंस। ठीक है, तो आपने ये प्रोसेस को छोड़ दिया, यहाँ पे उसको हीट अप होने के लिए छोड़ दिया। ठीक है, उसको थोड़ा सा गर्म किया आपने, टेस्ट ट्यूब ए को थोड़ा गर्म किया, यहाँ पे वही बोला है। तो टेस्ट ट्यूब ए को जब आपने हीट किया थोड़ा, ठीक है, वार्म किया, प्लेस्ड इन वार्म वाटर 37-38 डिग्री सेल्सियस में, तो यहाँ पे क्या हुआ, फर्मेंटेशन। यहाँ पे बोला है लेवल ऑफ लाइम वाटर इन द डिलीवरी ट्यूब इज नॉट राइज। मतलब यहाँ पे लाइम वाटर का लेवल जो है डिलीवरी ट्यूब में बढ़ा नहीं। ठीक है, जिसका मतलब है कि ए ट्यूब में यहाँ पे गैस जो है वो ये मेंटेन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है लेवल ऑफ लाइम वाटर इन द डिलीवरी ट्यूब डज नॉट राइज, शोइंग दैट देयर इज नो डिक्लाइन इन वॉल्यूम ऑफ द गैस इन द टेस्ट ट्यूब ए। ठीक है, तो अगर यहाँ से मान लो यहाँ से अगर स्टीम या पानी इधर गया होता तो इधर की वाटर की लेवल बढ़ी होती। ठीक है, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, स्टीम या पानी नहीं गया, यहाँ से CO2 गया। क्या गया, CO2 के जाने की वजह से ये किस में टर्न हो गया, ये व्हाइट में टर्न हो गया, ऐसा मिल्की व्हाइट। तो दिस ऑल टर्न्स इनटू मिल्की व्हाइट। तो आप बोलेंगे ये मिल्की व्हाइट में टर्न हो गया, मिल्की व्हाइट। तो इससे एक पता चल रहा है कि इसमें CO2 मिक्स हो गया। क्या मिक्स हो गया, CO2 मिक्स हो गया। और CO2 कहाँ से आया, CO2 आया कहाँ से, यीस्ट से।
यीस्ट ने एनारोबिक फर्मेंटेशन किया, और क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का कोई सोर्स नहीं है तो ये जो फर्मेंटेशन हुआ इसको कौन सा फर्मेंटेशन बोलेंगे? एनएरोबिक फर्मेंटेशन, क्योंकि हमने इसको ऊपर से क्या किया है, उससे रबर स्टॉपर से इसको कनेक्ट कर दिया, ज्वाइन कर दिया जोड़ से, ठीक है। तो ये जो एनएरोबिक फर्मेंटेशन, एनएरोबिक फर्मेंटेशन, ठीक है, तो ये हुआ है। तो ये आपका पहला एक्सपेरिमेंट था। ऐसा ही कुछ दूसरा एक्सपेरिमेंट भी है। दूसरे एक्सपेरिमेंट में बोला है कि भाई, दूसरे एक्सपेरिमेंट में यहाँ पे ये बोला है कि एक्सपेरिमेंट बी यहाँ पे बोला है कि कुछ सीड है, कुछ पी बीन ग्राम इनके सीड है, पी बीन या ग्राम इनके सीड है, इसका आपने सीड कोट को निकाल दिया, सीड कोट को इनको रिमूव कर दिया, ठीक है। सीड को, उसके बाद सीड कोट को रिमूव करना है, इसलिए कारण होता है कि सीड और सीड कोट के बीच में अगर कोई ऑक्सीजन होगा तो वो ऑक्सीजन निकल जाए, ठीक है, ताकि ऑक्सीजन ना हो इसमें, इसलिए बोला है। तो आपने सीड और सीड कोट को निकाल दिया सीड में से। फिर ये जो सीड है, सीड को आपने टेस्ट ट्यूब में पुट कर दिया, मर्क्यूरी जिसमें भरी है, एक टेस्ट ट्यूब जिसमें मर्क्यूरी भरी हो उसमें आपने डाल दिया, एक से टेस्ट ट्यूब लिया उसमें मर्क्यूरी भरी हो, उसमें आपने सीड डाल दिए, ठीक है। अब मर्क्यूरी हेवी होती है, सीड हल्के होते हैं, तो सीड ऊपर चले जाएंगे मर्क्यूरी के, ठीक है। तो ये बोला है इट इज वर्टिकली इन्वर्टेड थ्रू द मर्क्यूरी एंड थंब इज केयरफुली रिमूव। तो यहाँ पे बोला है कि वर्टिकली इसको इन्वर्ट करना है, ये ऐसा कुछ सेटअप है, देखो ये। तो आपने क्या किया, यहाँ पे ये मर्क्यूरी भरी है पूरी, उसमें मर्क्यूरी में आपने सीड डाल दिया और आपने उसको इन्वर्ट कर दिया। इन्वर्ट करने के बाद क्या हुआ, सीड हल्के होने के कारण ऊपर चलेगा और उसको मर्क्यूरी के एक टेस्ट बीकर में आपने रख दिया बड़े केयरफुली, ठीक है। अब केयरफुली रखने के बाद क्या होगा, ये देखो, ये जो सीड है ये रेस्पिरेशन करेंगे। सीड क्या करेंगे, रेस्पिरेशन करेंगे ना भाई, और रेस्पिरेशन में कौन सी गैस रिलीज करेंगे, CO2। तो यहाँ पे एक CO2 नाम की गैस क्रिएट होने लगेगी। जब यहाँ पे CO2 क्रिएट होने लगेगी तो CO2 के क्रिएट होने के कारण ये जो मर्क्यूरी है ये नीचे पुश होते जाएगी, और पुश होते जाएगी तो ये यहाँ पे मर्क्यूरी का लेवल डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे मर्क्यूरी का लेवल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। लेकिन ये जो मर्क्यूरी यहाँ की थी, यहाँ की मर्क्यूरी कहाँ आ गई, बीकर में, तो बीकर में मर्क्यूरी का लेवल राइज हो रहा है, बीकर में मर्क्यूरी का लेवल क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। तो ये आपको समझ में आया। फिर अगर मैं यहाँ पे KOH डालता हूँ, इस मर्क्यूरी में मैं क्या डालता हूँ, KOH, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे मिक्स होते होते ऊपर चले जाएगा, और ऊपर क्या करेगा, ये ऑक्सीजन को, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। KOH क्या करता है, KOH CO2 को एब्जॉर्ब करता है। तो जब CO2 एब्जॉर्ब हो जाएगा तो ये वापस कौन सी कंडीशन में आ जाएगा, ये वाले, मतलब ये पूरी जगह फिर से मर्क्यूरी ले लेगी। समझ में आया क्या क्या हुआ, रिवर्स हो जाएगा ये। पहले हमने मर्क्यूरी में सीड डाले तो सीड ऊपर थे, मर्क्यूरी भी थी ऊपर, कोई दिक्कत नहीं थी। फिर जैसे जैसे सीड में रेस्पिरेशन हुआ 1 2 4 दिन, तो धीरे धीरे गैस बनी, गैस की वजह से मर्क्यूरी नीचे पुश हुई, तो बीकर का क्वांटिटी बढ़ा और टेस्ट ट्यूब का मर्क्यूरी क्वांटिटी घटा। फिर आपने क्या किया, KOH जो है वो डाला, तो KOH ने CO2 को एब्जॉर्ब कर लिया, जिसकी वजह से फिर से वहां पे क्या हो गया, CO2 निकल गया। अब ये CO2 निकल गया तो ये प्लेस फिर से किसने ले ली, मर्क्यूरी ने ले ली, ठीक है, क्लियर। तो ये भी एक्सपेरिमेंट पढ़ लिया। अब इसके बाद आपको ऑलवेज रिमेंबर बोला है, यहाँ पे कुछ 1 2 चीजें ज्ञान की बातें बताइए, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर में क्या है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐसा डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है, बोला है डायरेक्ट यूनाइट नहीं होता है, ऑक्सीजन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है। ऑक्सीजन सिर्फ क्या करता है, यहाँ पे ETS में आपका हाइड्रोजन, एक तरीके से हाइड्रोजन का ये हो रहा है, हाइड्रोजन का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन का काम क्या है, लास्ट में वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का काम ऑक्सीजन का है, ठीक है। और ऑक्सीजन का यहाँ पे और कोई काम नहीं है। तो ऑक्सीजन ऐसा रेस्पिरेशन में डायरेक्ट रोल प्ले नहीं करता, ठीक है। ऑक्सीजन आखिरी का इलेक्ट्रॉन बस एक्सेप्ट करता है, उससे ज्यादा उसका कोई रोल नहीं होता, उसके ज्यादा यहाँ पे कुछ बताया भी नहीं है। फिर आपको रेस्पिरेटरी क्वेश्चन पढ़ना है। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या होता है, आपको पता होगा कि हम ऑक्सीजन को यूज करके CO2 को रिलीज करते हैं। तो यहाँ पे वही पूछा है कि कितने वॉल्यूम ऑफ CO2 को हम रिलीज करते हैं इन रिस्पॉन्स ऑफ O2 कंज्यूम। मतलब हमने एक ग्लूकोज को ब्रेक करने के लिए मान लो 10 O2 के मॉलिक्यूल लिए या 6 O2 के मॉलिक्यूल लिए, 6 ऑक्सीजन, तो उसके रिस्पॉन्स में हमने कितने CO2 रिलीज किए, ठीक है। तो एक ग्लूकोज को ब्रेक करने के लिए हमने 6 O2 यानी 6 ऑक्सीजन यूज किए, तो उसके रिस्पॉन्स में कितने CO2 रिलीज किए, ठीक है। तो उसको आप रेस्पिरेटरी क्वेश्चन बोलते हो, द अमाउंट ऑफ CO2 रिलीज्ड इन कंपनसेशन ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो कंज्यूम हुए उसके रिस्पॉन्स में कितने CO2 रिलीज किए, उसको आप RQ बोलते हो, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ CO2 रिलीज टू द वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम। इसको आप एक तरीके से मैथमेटिकल इक्वेशन में ऐसा लिख सकते हो, CO2 by O2, ठीक है। तो आप बोलते हो ग्लूकोज के लिए ये 1 होता है, ठीक है। ग्लूकोज के लिए इसका जो रेशियो होता है ये कितना होता है, 1 होता है फॉर ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के लिए ये रेशियो 1 होता है। मतलब जितना आपने CO2 लिया उतना ही आपने जितना ऑक्सीजन लिया उतना ही CO2 इवॉल्व किया। तो आपने कितने ऑक्सीजन लिए, 6 ऑक्सीजन, आपने CO2 भी कितने इवॉल्व करे, 6। तो आपका रेस्पिरेटरी क्वेश्चन कितना आया, 1, ठीक है।
वैसे ही फैट के लिए ये होता है 0.7, फैट के लिए होता है 0.7 और प्रोटीन के लिए होता है 0.9। तो ये क्वेश्चन आता है लेस देन 1 और मोर देन 1। तो आप बोलोगे फैट के लिए और प्रोटीन के लिए लेस देन 1 होता है। यहाँ पे देखो फैट और प्रोटीन के लिए क्या होता है, RQ लेस देन 1, फैट के लिए 0.7 और प्रोटीन के लिए 0.1। आपको पूछेंगे असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, तो आप बोलेगे सबसे कम RQ किसका होता है, सबसे कम RQ फैट का होता है। फैट से थोड़ा ज्यादा, उल्टा कर दिया, ठीक है, फैट से थोड़ा ज्यादा RQ किसका होता है, प्रोटीन का होता है। प्रोटीन से भी ज्यादा किसका होता है, कार्ब का होता है। ठीक है, तो आप बोलोगे इस तरीके से, कार्ब का सबसे ज्यादा होता है 1, ठीक है, प्रोटीन का उससे थोड़ा कम होता है 0.9 और फैट का उससे भी कम होता है। वो कार्ब से भी ज्यादा होता है ऑर्गेनिक एसिड का, ऑर्गेनिक एसिड का 1 से ज्यादा ही होता है, ग्रेटर देन 1, जैसे ऑक्जेलिक एसिड वगैरह। ऑर्गेनिक एसिड का इनसे भी ज्यादा होता है, ग्रेटर देन 1, ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड का क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है। तो ये याद रखना। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन भी पढ़ लिया हमने। अब इसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं आगे कुछ और है, सिग्निफिकेंस ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या फायदा है। तो रेस्पिरेशन हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है बहुत सारी चीजों को बनाने के लिए। हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, लिपिड, विटामिन, पिगमेंट, बहुत सारी चीजें बनती है, तो उसके लिए एनर्जी चाहिए, वो रेस्पिरेशन से आती है। ठीक है, सोर्स ऑफ एनर्जी, सेल डिवीजन, ग्रोथ, मतलब एक तरीके से ये एनर्जी का सोर्स है। इसमें अगेन सेल डिवीजन में, ग्रोथ में, रिपेयर में, रिप्लेसमेंट में हमारे बॉडी पार्ट में रेस्पिरेशन काम आता है। मतलब इसमें बेसिक फॉर्म है कि ये एनर्जी बनाता है, एनर्जी बहुत सारे बायोमोलिक्यूल सिंथेसिस करवाता है, एनर्जी हमारी ग्रोथ, हमारा सेल डिवीजन और हमारा रिपेयर, रिप्लेसमेंट, बॉडी मूवमेंट ये करवाता है। आगे बहुत सारे इंटरमीडिएट, क्रेब साइकिल के बहुत सारे ऐसे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होते हैं जो डायरेक्ट आपके अमीनो एसिड में या फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं ना, तो बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं फॉर सिंथेसिस ऑफ अदर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो ये अमीनो एसिड और बाकी चीजें डायरेक्ट जो क्रेब साइकिल से मिलती है वो दूसरे चीजों को बनाने में भी हेल्प करती है। ठीक है, इट इज कपल्ड विथ फोटोसिंथेसिस। अगर इसको फोटोसिंथेसिस के साथ कपल किया जाए तो हम देखते हैं कि CO2 O2 का बैलेंस बना के रखता है। ये रेस्पिरेशन क्या करता है, CO2 O2 का बैलेंस, मतलब हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस से यूज हो, ऑक्सीजन यूज करते हैं और CO2 रिलीज करते हैं, तो बैलेंस बनता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन, फर्मेंटेशन से हमको बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं, जैसे डेयरी के प्रोडक्ट, बेकरी के प्रोडक्ट, इसके अलावा डिस्टिलरीज, लेदर, पेपर इंडस्ट्री में ये अल्कोहल फर्मेंटेशन वगैरह यूज होता है। विटामिन, एसिड, एंटीबायोटिक बनाने में यूज होता है। ठीक है, एनर्जी ऑफ रेस्पिरेशन ऑल्सो यूज टू कन्वर्ट इनसॉल्युबल सब्सटेंस इनटू सॉल्युबल फॉर्म। तो एनर्जी हम देखते हैं जैसे फैट इनसॉल्युबल होता है ना, तो फैट को जब हम ब्रेक डाउन करते हैं रेस्पिरेशन से तो वो सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। आई होप ये जो चैप्टर है, ये जो लेक्चर है, ये आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही हमारे वीडियोस के साथ बने रहिए। ठीक है, खुश रहिए, और कोई भी डाउट, दिक्कत, क्वेरी, डिफिकल्टी, शक, सवाल, तकलीफ है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। और हम लाइव कंडक्ट कर रहे हैं अभी संडे टू संडे, तो हर संडे को लाइव होता है, तो आप उसमें भी पार्टिसिपेट करते जाइए। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया है, तो ऐसे ही बने रहिए वीडियोस के साथ, शेयर जरूर कीजिए दोस्तों के साथ। चलिए बाय बाय, थैंक यू।